बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक गांव हुआ करता था। इसी गांव में गणेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिताजी गुजर चुके थे, जिसके चलते वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। शुरू में तो वह पिताजी की छोड़ी हुई दौलत के साथ ठीक से रह रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। गणेश बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है। अब बाजार से राशन खरीदना होगा। माँ, राशन कैसे आएगा? जो भी पैसे थे वे सारे घर के खर्चों में खत्म हो गए हैं। अब क्या होगा बेटा? अगर घर में राशन नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो माँ, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अब गणेश उसी दिन से काम की तलाश में भटकने लगा ताकि कुछ पैसे मिल जाए। भटकते भटकते वो एक गोदाम के पास पहुंच गया, जहां एक मजदूर बाहर खड़ा था। जब उसने गणेश को देखा तो कुछ पूछने लगा। क्या बात है भैया, तुम काफी देर से यहीं खड़े हो? कोई काम था क्या? काम तो नहीं है, लेकिन काम की तलाश जरूर है। जब मैंने देखा कि यहाँ गोदाम है तो सोचा शायद यहाँ काम मिल जाए। यहाँ काम तो नहीं है, लेकिन एक बार मालिक से पूछकर देखता हूँ, हो सकता है वो तुम्हें काम पर रख ले। ठीक है भैया, एक बार पूछ लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब महेश गोदाम के अंदर चला जाता है, लेकिन आज उसके मालिक की जगह कोई और ही खड़ा था। वो राजमहल का मंत्री था। हुजूर, बाहर एक लड़का खड़ा है। देखने पर लगता है कि काम की तलाश में भटकते भटकते हमारे गोदाम आ पहुंचा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसे भी काम पर रख लिया जाए। वैसे हमारे पास मजदूर तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर लड़का हमारे काम का निकला तो इसे रख लेंगे। तुम उसे अंदर ले आओ, हमें उससे बात करनी है। कुछ देर बाद गणेश को मंत्री के सामने लाया जाता है। ओह, तो तुम ही हो वो लड़के। देखो, अगर तुम्हें सच में काम चाहिए तो ईमानदारी और लगन से काम करना पड़ेगा। अगर हमारे हिसाब से काम करोगे तो आगे भी तुम्हें काम पर रख लिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने काम के दौरान कुछ गलत किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मालिक। इस समय मुझे काम की ही नहीं, बल्कि अपनी भूख को शांत करने के लिए पैसों की जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलो तुम आज से ही काम पर लग जाओ। महेश तुम्हें सारा काम समझा देगा। इस तरह से गणेश को गोदाम में काम मिल गया। कुछ दिन मजदूरी करके उसने घर के लिए राशन खरीदा और मेहनत करते हुए वहीं काम करता रहा। एक दिन जब गणेश अनाज की बोरी तौल रहा था। अरे, ये कैसी बोरी है? इसमें तो हर बोरी से 5 किलो ज्यादा वजन लग रहा है। कहीं इसमें ज्यादा अनाज तो नहीं है? हाँ, हो भी सकता है। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ अनाज निकालकर अलग रख देता हूँ। इस तरह से गणेश उस बोरी में से अनाज निकालकर दूसरी बोरी में रखने लगा। तभी उसके हाथ में राजशाही खजाने के सिक्के आ गए। फिर गणेश उन्हें हाथ में लेकर हैरानी से देखने लगा। तभी वहां मंत्री आ पहुंचा। अरे, ये बोरी इसके हाथ कैसे लग गई? कहीं इस खजाने की बात बाहर ना फैल जाए, नहीं तो महाराज मेरा सर कटवा देंगे। अब क्या करूं? मंत्री उन सिक्कों को देखकर इतना परेशान हो गया कि उसे अपनी जान की चिंता होने लगी। उसने तुरंत निर्णय लिया और गणेश के पास जाकर गुस्से में बोलने लगा। क्यों रे लड़के, आखिरकार तूने चोरी कर ही ली। ये तो राजशाही खजाना है। राजमहल से चोरी करके हमें फंसाना चाहता है। हुजूर, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सिक्के इस बोरी में से निकले हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये खजाना बोरी में कैसे आया। सुन लड़के, नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब जो होगा महाराज के सामने ही होगा। तुझे वहीं अपनी चोरी कबूल करनी होगी। कुछ देर बाद मंत्री उसे अपने साथ ले गया और राजा के सामने सारी बात बता दी। लेकिन मंत्री जी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने कड़े पहरे के बाद भी ये गरीब हमारे महल में कैसे पहुंच गया। महाराज, मुझे लगता है कि महल का कोई सिपाही इस लड़के से मिला हुआ था, तभी ऐसा हो पाया है। ठीक है, अभी ये शक के दायरे में है, इसलिए इसे कारावास में डाल दिया जाए। आगे का निर्णय बाद में लिया जाएगा। इस तरह से गणेश को कारावास में डाल दिया गया। उधर जब राधा को ये खबर मिली तो वो बहुत दुखी हो गई। अब वो खुद लकड़ियां बेचकर अपना जीवन चलाने लगी। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां लेने आई तो दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में 3 घोड़े उसके पास से गुजरे।
ये तो किसी राजा के महल के सिपाही लगते हैं और बीच में जैसे कोई संदेशवाहक है। लगता है ये किसी दूसरे राज्य से आए हैं, लेकिन ये इस राज्य के राजमहल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है? कुछ देर बाद वही संदेशवाहक राजा के सामने मौजूद था। महाराज, राजा नरेश ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इसका उत्तर दिया जाए। आप इस संदेश को पढ़ सकते हैं। आपको 2 दिन का समय दिया गया है। मैं 2 दिन बाद फिर लौटूंगा। संदेशवाहक के जाने के बाद राजा तुरंत अपने मंत्री से वो पत्र पढ़वाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पत्र के साथ बांस की लकड़ी के 3 टुकड़े भी भेजे गए थे। इनके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मंत्री ने पत्र को पढ़ना जरूरी समझा। मंत्री जी, जल्द से जल्द इस पत्र को पढ़ा जाए। जी महाराज। अब मंत्री पत्र को पढ़ने लगता है। मैं राजा नरेश खुद को हर राज्य के राजाओं से सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मुझ जैसा बुद्धिमान राजा शायद कहीं भी नहीं है। अगर कोई है तो मेरी पहेली को हल करे। अगर हल न कर सके तो युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता साबित करे। पहेली? कैसी पहेली? जी महाराज, पहेली नीचे लिखी गई है, अभी पढ़ता हूँ। जल्दी पढ़ो। इसमें लिखा है कि मैंने इस पत्र में बांस के 3 टुकड़े रखे हैं। इसमें निचला, ऊपर और बीच का भाग कौन सा है? मंत्री पूरी पहेली पढ़ने के बाद उन बांस के लकड़ियों को ध्यान से देखने लगता है। ये कैसी पहेली है मंत्री जी? ये बांस के टुकड़े तो तीनों एक समान हैं। इनकी पहचान कैसे होगी? आप चिंता ना करें महाराज, मैं अभी महल के विद्वानों को बुलाकर इसका हल निकाल देता हूँ। अब मंत्री एक एक करके महल के सभी विद्वानों को बुलाता है, लेकिन कोई भी इस पहेली को हल नहीं कर पाता। शाम तक ये खबर पूरे राजमहल में फैल जाती है। उधर कारावास के पास खड़े सिपाही भी इसी की चर्चा कर रहे होते हैं। वहीं खड़ा गणेश उनकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। राजमहल में तो शोर मचा है। हर कोई उस पहेली के बारे में बात कर रहा है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी हल नहीं कर पाए। पहेली भी वैसी ही है। भला एक जैसी बांस की लकड़ी के नीचे ऊपर और बीच के हिस्से को कौन पहचान सकता है? तभी कारावास से गणेश की आवाज आती है। मैं सुलझा सकता हूँ इस पहेली को, लेकिन मुझे उन लकड़ियों के पास जाना होगा। गणेश की बात सुनकर दोनों सिपाही हंसने लगते हैं। लो कर लो बात। अब इस पहेली को एक चोर हल करेगा। अगले दिन सुबह महल में हर कोई परेशान था। सब लोग पहेली का जवाब ढूंढ रहे थे। तभी वही सिपाही राजा के सामने आकर बोलता है। क्षमा करें महाराज, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बोलना जरूरी है। क्या बात है सिपाही? कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, जिस पहेली का जवाब ढूंढने में सब लगे हैं, उसे हल करने का दावा किया गया है। वो लड़का कह रहा है कि उसे जवाब पता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ लाया जा सकता है। कुछ देर बाद गणेश को राजदरबार में लाया जाता है। वो एक बड़ा टब मंगवाता है और तीनों लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डाल देता है। फिर ध्यान से उन्हें देखने लगता है। महाराज, ये तीनों टुकड़े एक एक करके पानी में डूबे हैं। इसका मतलब जो सबसे भारी था वो सबसे पहले डूबा और वो निचला हिस्सा है। जो उससे कम भारी था वो बीच का हिस्सा, और जो सबसे हल्का था वो सबसे बाद में डूबा, इसलिए वो ऊपर वाला हिस्सा है। इस तरह हमें पहेली का हल मिल गया। बहुत अच्छा। हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी मुश्किल पहेली को इतनी आसानी से हल कर सकता है। जी महाराज, लेकिन ये असल में चोर है। इसे वापस कारावास भेज दिया जाए। कुछ देर बाद गणेश को फिर कारावास में भेज दिया जाता है। उसी दिन संदेशवाहक दूसरी पहेली लेकर आता है। इस बार उसके साथ 2 बैल, 1 गाय और 1 बछिया भी थी। दरबार में सभी लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। आओ संदेशवाहक, तुम्हारी पहली पहेली का हल मिल चुका है। महाराज, उसका हल तो होना ही था, इसलिए आपके सामने अब दूसरी पहेली है। ठीक है, बताओ इस बार क्या पहेली है? इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है।
अगर आप हल ना कर सके तो चौथे दिन आपके राजमहल पर आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पहेली बताओ। महाराज, मैं अपने साथ 2 बैल, 1 गाय और 1 बछिया लाया हूं। आपको इनके रिश्तों की पहचान करनी है। आपको बताना है कि इस गाय का पति और इस बछिया का पिता कौन है। ठीक है संदेशवाहक, हमें थोड़ा समय दो, हम इसका भी हल निकाल लेंगे। कुछ देर बाद संदेशवाहक वहां से चला जाता है। अब फिर से महल के सभी लोग इस पहेली का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी हल नहीं मिलता। आखिर में गणेश को भी बुलाया जाता है। महाराज, इस पहेली का हल तीसरे दिन की सुबह मिलेगा। लेकिन 3 दिन क्यों लगेंगे? महाराज, ये मैं आपको तीसरे दिन की सुबह ही बता पाऊंगा। गणेश के कहने पर सिपाही उन जानवरों को एक बड़े बाड़े में बंद कर देते हैं और 2 दिन तक उन्हें न खाना दिया जाता है न पानी। महाराज, मुझे तो लगता है ये लड़का जानवरों को भूखे प्यासे मारना चाहता है। 2 दिन हो गए, चारों जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। पता नहीं ये तीसरे दिन इनके साथ क्या करने वाला है। मंत्री जी, बस आज की बात है, कल सुबह सब कुछ सामने होगा। अगले दिन राजा, मंत्री और गणेश के साथ अन्य लोग एक मैदान में होते हैं और वो चारों जानवर एक गोले के अंदर खड़े होते हैं। उन सभी को खूंटे में बांधकर रखा गया था। सिपाहियों, इस गोले की कुछ दूरी पर घास का गट्ठर रख दो और इसके बाद इन चारों जानवर को एक साथ खोल दो। गणेश के कहने पर राजा ने भी सिपाहियों को इशारा कर दिया और चारों जानवरों को खोल दिया जाता है। जैसे ही उनको खोला जाता है, सबसे पहले बछिया घास की तरफ भागती है। उसके पीछे पीछे गाय भी वहां पर पहुंच जाती है। तभी दोनों में से एक बैल उन दोनों गाय और बछिया के पास जाकर घास खाने लगता है। लेकिन उसी समय दूसरा बैल आता है और पहले बैल को अपने सींग से भगा देता है और गाय और बछिया की रक्षा में खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर गणेश तुरंत बोलता है, महाराज, पहेली का हल मिल चुका है। जो गाय और बछिया की हिफाजत में खड़ा है, वही गाय का पति और बछिया का पिता है। वाह, बहुत अच्छे। आज एक बार फिर से हमारे राजमहल पर आक्रमण होना टल गया। अब तीसरे दिन की खबर दूसरे राज्य के राजा को पहुंचा दी जाती है। महाराज, मुझे तो लगता है राजा नरेश हमारे राजमहल के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। अब हमें सतर्क होना ही पड़ेगा। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बारे में उस लड़के के साथ भी विचार करना चाहिए। कुछ देर बाद गणेश को राजदरबार में बुलाया जाता है और फिर राजा अपनी बात रखते हैं। आप चिंता ना करें महाराज, जहां तक कि मेरा दिमाग सोच पा रहा है, अभी आपके सामने एक और शर्त आएगी, लेकिन हमें इस बार की पहेली में उसे मात देना होगा और उसे हार मानने के लिए मजबूर कर देना है। तभी ये राजमहल पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगा। अगले दिन फिर से वही संदेशवाहक फिर से महल में आता है। बोलो संदेशवाहक, इस बार तुम कौन सी पहेली लेकर आए हो? महाराज, इस बार आपके लिए सबसे कठिन काम लाया हूं, लेकिन ये राजा नरेश की आखिरी पहेली है। अगर आपने इसे सुलझा दिया तो वह आपके महल से खुद दूर चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो हमें ये आखिरी पहेली भी बता दो। महाराज, इस बार राजा नरेश ने चोरी का प्रस्ताव भेजा है। आपको उनके राज्य में राज कर रक्तमणि की चोरी करनी है, जिसके बारे में राजा के अलावा कोई भी नहीं जानता। लेकिन चोरी ऐसे करनी है कि किसी को भनक तक न लगे। अगर इस चोरी को अंजाम दे दिया जाता है तो समझ लो आखिरी पहेली का हल हो गया। लेकिन ये तो असंभव है। यहां से कोई भला तुम्हारे राजमहल में कैसे पहुंच सकता है? हाँ महाराज, ये पहेली असंभव के समान है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका महल सुरक्षित रहे तो आपको इसका हल निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन राजा ने अपने सबसे कुशल और बुद्धिमान वीरों को इस काम के लिए भेजा, लेकिन सभी की चालें फीकी पड़ गई और राजा नरेश ने उन सभी को कैद करवा लिया। अब राजा पूरी तरह से हार चुका था। चिंता ना करें महाराज, हमारे पास अभी भी एक पासा है जिसकी मदद से ये काम किया जा सकता है। कौन सा पासा मंत्री जी?
वही चोर महाराज जिसने 2 पहेलियों का हल बड़े ही आसानी से निकाल दिया था। एक बार फिर से अब गणेश को बुलाया जाता है। इस बार फिर से उसे तीसरी पहेली समझाई जाती है। ठीक है महाराज, अब ये पहेली राजा नरेश को पूरी तरह से हरा देगी। मैं अगले दिन ही राजा नरेश के महल के लिए रवाना हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए महल के सबसे महंगे आभूषण चाहिए। आभूषण? क्यों ने तू हमें मूर्ख समझता है जो हम तुझे आभूषण दे दे और तू उसे लेकर रास्ते से ही फरार हो जाए? नहीं मंत्री जी, अगर मुझे भागना होता तो मैं कारावास से ही भाग सकता था। मेरे दिमाग में भागने का रास्ता भी मिल चुका था, लेकिन फिर भी मैं नहीं भागा। चिंता मत करो मंत्री जी, इसके साथ हमारे सिपाही भी जाएंगे। अब इसे महंगे आभूषण दे दिए जाएं। अगले दिन वो आभूषण लेकर राजा नरेश के महल की तरफ रवाना हो जाता है। वहां पर उसे एक चारे वाला दिखाई देता है जो अपने घास के गट्ठर को महल में ले जा रहा था। उसे देखकर गणेश के मन में एक विचार उठा। फिर उसने सिपाहियों को भी अपनी चाल बता दी। कुछ देर बाद जब घास वाला महल के तरफ आता है तो गणेश उसे अपने पास बुलाकर आभूषण दे देता है और बदले में गणेश को घास के गट्ठर रखकर महल के अंदर पहुंचा देता है। अब गणेश एक जगह छुपकर रात होने का इंतजार करता है। फिर रात को काले कपड़े को ओढ़कर वो राजा नरेश के कक्ष में पहुंच जाता है। वो रक्तमणि राजा के कक्ष में ही हो सकती है, लेकिन कहाँ होगी? इसे ढूंढने के लिए बुद्धिमान चोर का दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले वो अलमारी को खोलता है। वहां पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन तभी उसे एक लाल रंग का बटन दिखाई देता है, जिसे दबाते ही गणेश के सामने दीवार का कुछ हिस्सा खुल जाता है। अब वो देखता है कि वहां पर एक चमकीला खंजर रखा हुआ था। गणेश ने तुरंत उसे उठा लिया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। ये तो इस खंजर में भी एक छोटा बटन दिख रहा है। इसे दबाकर देखता हूँ। अब जैसे ही वो उस बटन को दबाता है, खंजर से एक पतली रोशनी निकलती है और वो रोशनी राजा की अंगूठी की तरफ इशारा करने लगती है। अब जैसे ही गणेश उस अंगूठी की तरफ देखता है, समझ जाता है कि रक्तमणि इस अंगूठी में ही है। अब वो राजा के पास जाकर उसकी उंगली में से अंगूठी निकालने लगता है। तभी राजा की आंख खुल जाती है, लेकिन गणेश ने उस खंजर की मदद से राजा को अपने कैद में कर लिया था। महाराज, ये अंगूठी मुझे दे दो, नहीं तो ये खंजर आपके सीने में उतार दूंगा। तू लड़का होकर मुझे चोट पहुंचाएगा। आज तक मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाया है। इसी बीच गणेश ने राजा को धक्का देकर खंजर उसके गले पर लगा दिया। अब तो राजा पूरी तरह से बेबस होकर अपनी अंगूठी गणेश को सौंप देता है। महाराज, अब मैं आपके वस्त्र पहनकर आपका भेष बनाऊंगा। इसके साथ ही एक अलमारी में बंद करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इस दौरान अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो ये खंजर तुम्हारे गर्दन पर रहम नहीं करेगा। अब ठीक है, तू जो करना चाहता है मुझे सब मंजूर है, बस मेरी जान बख्श दे। कुछ देर बाद वो नकली राजा बनकर सिपाहियों से रथ की व्यवस्था करवाता है और राजा नरेश को अलमारी के अंदर कैद करके अपने राजा को सौंप देता है। ये लीजिए महाराज, ये रही आपकी रक्तमणि और ये रहा आपका दुश्मन। कहाँ है हमारा दुश्मन? मंत्री जी, आपका दुश्मन इस अलमारी में है। आप उसे कैद कर सकते हैं। अब जैसे ही कुछ सिपाहियों ने वो अलमारी खोली, राजा नरेश लोगों के सामने आ गया। फिर सभी सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वाह गणेश, तुमने तो आज एक वीर योद्धा की तरह काम किया है। आज मुझे लग रहा है तुम चोर नहीं बल्कि एक योद्धा हो। महाराज, आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे चोर बना दिया गया। अब गणेश गोदान वाली सभी बातें बता देता है, जिसकी वजह से मंत्री को कारावास में डालकर गणेश को मंत्री का पद सौंप दिया जाता है। उधर राजा नरेश अपनी हार मान चुका था। फिर पहले राजा ने उसका राज्य अपने कब्जे में कर लिया और राजा नरेश को अपना कैदी बना लिया। इस तरह से राजमहल की सबसे बड़ी विपत्ति हमेशा के लिए टल गई।